नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइएगा आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, साउंड वगैरह मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे आज करते हैं, ठीक है, समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ था, बेसिक रेफ्रिजरेशन, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और कल की आपकी क्लास से एक नया टॉपिक चलेगा, ठीक है, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। चलिए, तो करते हैं समाप्ति बेसिक रेफ्रिजरेशन यानी कि आपके चैप्टर नंबर 3 के, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 आज मेरी तरफ से पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन विद क्वेश्चन थ्योरी, ठीक है, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों मिलाकर मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएंगे। और कल हम जो स्टार्ट करेंगे ये आपका एक नया टॉपिक होगा, ठीक है, एक नया चैप्टर होगा जो होगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है, और उसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इन ए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम as is used in a vapor absorption refrigeration system dash is used, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में वीएआरएस में मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया जाता है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया जाता है। बी कहता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी कहता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी कहता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन डी कहता है इसमें हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी कहता है इसमें हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन ए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड, वीएआरएस में कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बच्चे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के राइट है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिकल नहीं, पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं, ठीक है। तो ए, सी और बी ये सभी क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड चैप्टर के नोट्स अभी आपको नहीं मिले हैं। रेफ्रिजरेंट के नोट्स अपलोडेड नहीं है क्या। रेफ्रिजरेंट के नोट्स अपलोडेड नहीं है क्या। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ यार, हो सकता है कि मैं नोट्स चलिए कोई नहीं, आपके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ठीक है, तीनों के नोट्स में एक साथ अपलोड करा देता हूँ, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 2 शायद हो गया होगा, मैं डालना भूल गया होगा। तो चैप्टर नंबर 2 आपका जो था रेफ्रिजरेंट, इसके नोट्स, और प्लस चैप्टर नंबर 3 आपका जो है बेसिक रेफ्रिजरेशन। मैं ऐसा करता हूं कि आज ये नोट सेंड कर देता हूं, ठीक है, और ये कल या परसों में 1 या 2 दिन के अंदर ही अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो बच्चे अगर हम बात करेंगे वीएआरएस में किस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है।
मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि अगर हम VARS की बात करते हैं तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो वर्क करता है ये हमारा लो ग्रेड एनर्जी पर वर्क करता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको अलग से लिखाया था कि VARS जो वर्क करता है लो ग्रेड एनर्जी पर वर्क करता है। ठीक है, या जनरेटर में हम क्या करते हैं, जनरेटर में इसमें हीट दी जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं VARS जो वर्क करता है यह है लो ग्रेड एनर्जी पर, या हम कह सकते हैं यह है हीट एनर्जी पर वर्क करता है, यह है हीट एनर्जी पर वर्क करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाता है डी ऑप्शन बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अच्छा, नोट्स निकल जाते हैं। ठीक है, नोट्स ये आपके PDF में निकल जाते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं वो एक अच्छा तरीका है। देखिए टाइम सेव करने का जो तरीका मुझे भी लगता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर सिर्फ ITI करे होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले डिप्लोमा करते हैं, ITI करते हैं, फिर BTech कर लेते हैं। ठीक है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है। लेकिन मैंने जो मोस्टली देखा है, जो सिर्फ अभी ITI जिसने कर रखा होगा उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट बड़े हैवी कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, आपको लगता भी होगा कि जो टर्म्स यूज किए गए हैं भाई ये बिल्कुल आपके BTech और MTech लेवल के टर्म्स हैं। ठीक है, ये इंजीनियरिंग है और प्योर इंजीनियरिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आसान है, बस एक न्यूमेरिकल पार्ट हटा दो। ठीक है, बाकी जो थ्योरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। तो ये तरीका अच्छा है कि आप नोट्स बगल में रख लो और साथ में क्लास को देखते रहो। तो ये तरीका मुझे भी लगता है कि काफी अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है, इससे आपका टाइम सेव होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगी। तो ये तरीका अच्छा है, मैं मना नहीं करूंगा। ये जो आप तरीका अपना रहे हो ये तरीका काफी इफेक्टिव तरीका रहेगा लर्निंग के लिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के नोट्स मैं आज ही भेज देता हूं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 मैं बता ही चुका हूं आपको, कल से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। इसमें हम सब कुछ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, तो बच्चे बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो VARS होता है इसमें कंप्रेसर यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इन VARS का मतलब आप समझ ही गए होंगे। V मतलब वेपर, V मतलब वेपर, A मतलब एब्जॉर्प्शन, A मतलब एब्जॉर्प्शन। ठीक है, R मतलब रेफ्रिजरेशन, R यहां पर हो गया रेफ्रिजरेशन, और अगर S की बात करोगे S हो गया सिस्टम। ठीक है, इन VARS सिस्टम। ठीक है, कंप्रेसर ठीक है, ऑप्शन ए कहता है यूज्ड, ऑप्शन ए कहता है यूज्ड और बी कहता है नॉट यूज्ड। इस क्वेश्चन में आपसे सीधा पूछा गया है कि VARS सिस्टम में बिल्कुल भाई जितना कराऊंगा पहले वो आपको करना है, सारी चीजें आपको समझनी है, बिल्कुल आपको टू द एग्जाम। ठीक है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सारा कंटेंट बिल्कुल दूंगा। ठीक है, सारी चीजें आपको मिलेंगी और टू द डेप्थ मिलेंगी। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, सारी ही चीजें बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। ये ऐसा नहीं है कि जो जेई का एग्जाम होता है, जनरली होता है क्या है। ठीक है, देखिए जो जेई या एई के एग्जाम होते हैं तो RAC एक ऐसा सब्जेक्ट है मोस्टली जो मैंने देखा है। ठीक है, उसमें टीचर भी क्या करते हैं कि इन एग्जाम के अकॉर्डिंग कंटेंट दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कमांड होती है, जो पकड़ होती है इनमें ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, जब पेपर आप देखोगे तो पेपर में जेई और एई का कोई लेना देना नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपके सिंपल जो ITI के जो एग्जाम होते हैं ना वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कराऊंगा, थ्योरी आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ठीक है, जो बुक आपकी रेफर की जाती है एग्जाम में सिर्फ उन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, बीटेक कोई ऐसी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल। बिल्कुल पहले जो मैं करा रहा हूं एक बार वो कर लेंगे। ठीक है, फिर जब टाइम मिलेगा एक बार थ्योरी पूरी अच्छे से ग्रिप कर लें, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अलग से भी कराऊंगा मैं। सारे तरीका आप देख ही चुके हो, पहले थ्योरी कराता हूं फिर उसी थ्योरी के क्वेश्चन आए हुए कराता हूं। ठीक है, तो धीरे 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 हम सारी चीजों को पकड़ते जाएंगे।
ये कंबाइंड है, आपके अभी तक के जितने भी ITI लेवल के एग्जाम होते हैं सभी के कंबाइंडली क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। मैं इसमें आपके ALP का भी है, आपके इसके और भी जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, सभी एग्जाम के क्वेश्चन इसमें मैं डालकर रखता हूं। चलिए, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पहले जितना कराऊंगा उसे अच्छे से पढ़िएगा, थ्योरी करिएगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाकर देखो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीजें बड़ी इफेक्टिव हैं। चलिए, तो VARS में कंप्रेसर का यूज किया जाता है या कंप्रेसर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो VARS सिस्टम हमारा होता है, ठीक है, जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इसमें कंप्रेसर का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं जनरेटर का। इसमें जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसमें एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें पंप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, बी हो जाएगा सही, ठीक है। यानी कि VARS सिस्टम में कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, अब बच्चे इसमें एक ऑप्शन और है कि अवशोषक जनरेटर और एक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बी से भी जो अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा यहां पर डी होगा। इसमें एक चीज और देखिएगा, जो डी ऑप्शन कहता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें बी भी हमारा गलत होगा, जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है कि कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये गलत है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन इसमें कहता है कि इसके स्थान पर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि यहां पर कंप्रेसर के स्थान पर जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहां पर भी यही लिखा हुआ है, अवशोषक हो गया एब्जॉर्बर, अवशोषक हो गया एब्जॉर्बर और ये आपका हो गया जनरेटर। बिल्कुल सही मोहन, तुमने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है, ठीक है। बस ये छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं और यही पेपर में हमें इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेसर के स्थान पर अवशोषक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। फॉर दिस क्वेश्चन डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सही इसमें बी और डी दोनों ही हैं, सही बी और डी दोनों ही हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा सही की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी तो हमारा डी ज्यादा सही होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि कंप्रेसर का यूज नहीं करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन कंप्रेसर के स्थान पर इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पर हमारा डी पार्ट हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सिद्धांत होता है, ठीक है। VARS किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? VARS किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि VARS किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? VARS वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ठीक है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। तो PAL होगा या PLE होगा? चलिए वो चेक कर लेना, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, सिद्धांत के लिए PLE शायद होता है। चलिए, तो पूछा गया है कि VARS का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ठीक है। अमोनिया और पानी आसानी से मिक्स नहीं होते हैं। अब भैया ऐसा होता, ठीक है, तो हमने एब्जॉर्बर में क्या देखा था, हमने एब्जॉर्बर में क्या देखा था कि अमोनिया और पानी जो थे ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अमोनिया और पानी आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अमोनिया और पानी आसानी से मिक्स हो जाते हैं और जनरेटर में जाकर दोनों को सेपरेट यानी कि अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो अमोनिया और पानी आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जो VARS होता है यह इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। अमोनिया और पानी जो होते हैं ये आसानी से एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सब गलत होंगे, ये भी गलत होगा। अमोनिया और पानी बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया एंड वाटर मिक्स इजीली, ठीक है। अमोनिया एंड वाटर मिक्स इजीली, ठीक है।
अमोनिया और पानी आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अमोनिया एंड वाटर मिक्स इजीली, यानी कि सी पार्ट यहां पर हमारा सही हो जाएगा। अमोनिया और पानी एक दूसरे में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा अकेला मूविंग पार्ट होता है, ठीक है। इन VARS सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मूविंग पार्ट, ठीक है। इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम which one of the following is only moving part, which one of the following is only moving part, ठीक है। VARS में कौन सा अकेला मूविंग पार्ट होता है, ठीक है। कौन सा अकेला मूविंग पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या ये जनरेटर होता है जो मूव करता है, क्या यह कंडेंसर होता है जो मूव करता है, ठीक है। क्या यह रेक्टिफायर होता है जो मूव करता है, क्या यह रेक्टिफायर होता है जो मूव करता है, क्या यह एक्वा पंप होता है जो कि मूव करता है, ठीक है। इन VARS सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मूविंग पार्ट, ठीक है। VARS में कौन सा अकेला मूविंग पार्ट होता है। इन VARS सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मूविंग पार्ट। VARS में कौन सा अकेला मूविंग पार्ट होता है। बच्चे मूविंग से यहां पर मतलब है ऐसा नहीं कि वो चल रहा है, ठीक है। अगर कुछ चीज घूम रही है ना तो उसे भी बोला जाता है मूविंग, ठीक है। तो कंप्रेसर तो यहाँ यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो पंप होता है, वाटर पंप आपके घर में लगे भी होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा उसमें एक रोटर होता है, ये रोटर लगातार घूमता रहेगा, ठीक है। और पंप या कंप्रेसर या इसमें क्या होता है कि जो रोटेशनल एनर्जी ऑफ द रोटर है ये हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, किसको, पानी को, ठीक है। जिस वजह से पानी का प्रेशर इंक्रीज करता है और ये ज्यादा हाइट तक चला जाता है। तो मूविंग पार्ट यहां पर क्या मतलब है, मूविंग पार्ट से मतलब है घूमने का, जैसे पंखा होता है, ठीक है, पंखा घूमता है, ठीक है। इसी तरह से जनरेटर में हम सिर्फ हीट करते हैं तो यह कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। कंडेंसर में भी कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। रेक्टिफायर में भी कोई मूविंग पार्ट नहीं है। ओनली एक्वा पंप जो होता है, ये सिंपल आप इसे वाटर कह सकते हो, एक्वा वर्ड यूज करते हैं वाटर के लिए। तो ये आपका हो जाएगा डी, ठीक है। एक्वा पंप बोले या वाटर पंप बोले तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। एक्वा पंप कहे या वाटर पंप कहे, नाम एक ही चीज है। एक्वा का मतलब ये होता है पानी, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक्वामैन मूवी देखी होगी ना, वो एक एक्वामैन मूवी आई थी, ठीक है। एक्वामैन वो पानी में रहता था, एक्वामैन। एक्वा वर्ड का मतलब होता है वाटर। तो एक्वा पंप क्या हो गया, सिंपल हमारा जो वाटर पंप होता है, ठीक है, पानी का जो पंप होता है इसे ही कहा जाता है एक्वा पंप, ठीक है। तो एक्वा पंप जो हम यूज करते हैं जनरली इसमें क्या होता है, मूविंग होता है, इसी में रोटर लगा होगा जो लगातार घूमेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्वागार्ड, चिंटू ने बिल्कुल सही बताया, एक्वागार्ड। चलिए, संघनन प्रक्रिया संपन्न होती है। संघनन यहां पर है कंडेंसेशन, ठीक है। संघनन प्रक्रिया संपन्न होती है कंप्रेसर में, एक्सपेंशन वाल्व में, इवापोरेटर में या कंडेंसर में, ठीक है। संघनन का मतलब है कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस अकर्स इन, ठीक है। संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस अकर्स इन, ठीक है।
कंडेंसेशन प्रोसेस अकर्स इन, ऑप्शन ए कहता है इट अकर्स इन कंप्रेसर, इट अकर्स इन कंप्रेसर। ऑप्शन बी कहता है इट अकर्स इन इवेपोरेटर, इट अकर्स इन इवेपोरेटर। सी कहता है इट अकर्स इन एक्सपेंशन वॉल, सी कहता है इट अकर्स इन एक्सपेंशन वॉल। एंड ऑप्शन डी कहता है इट अकर्स इन कंडेंसर, इट अकर्स इन कंडेंसर। ठीक है, तो संघनन प्रोसेस जो होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस जो होती है, ये कहाँ होती है? ठीक है, लेकिन नाम से ही आप कुछ कुछ समझ जाओगे, कितना कॉमन सा नाम है, कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है, संघनन कहाँ होगा? कंडेंसर यानी कि संघनित्र में ही होगा। अगर इसकी हम बात करेंगे तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है कंडेंसेशन। ठीक है, कहां पर होगा भाई? ये तो कंडेंसर में ही होगा ना। ठीक है, कंडेंसेशन जो होगा ये कहां पर होगा? ठीक है, ये आपका होगा कंडेंसर में और संघनित्र में। फिर कोई अगर बोले कि भाई ये कंडेंसेशन होता क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आप पुरानी क्लासेस को फिर सही से नहीं देख रहे हो। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब होता है, संघनन का मतलब होता है वेपर्स में, वेपर का किसी चीज, वेपर से किसी चीज का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि संघनन क्या होता है, संघनन क्या होता है, या आपसे अगर कोई कहे कि भाई कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है, तो वेपर से किसी चीज का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि बच्चे अगर हम टीएस डायग्राम बनाए, ठीक है, अगर हम इस चीज को टीएस डायग्राम पर समझे, अगर इस चीज को मैं आपको टीएस डायग्राम पर समझाऊं, ठीक है, तो टीएस से भी आपको समझना आसान होगा। और सिंपल मैं यहां पर बना दूं कंडेंसर। ठीक है, तो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है ये आपका वेपर फॉर्म में एंटर करता है, और ये जब बाहर निकलता है तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, एक चीज तो आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर इसका टीएस डायग्राम हम समझे तो यहां पर ये एंटर करता है कंडेंसर में, ठीक है, फिर ये कंडेंसर में चलेगा, इसका फेस चेंज होगा, और यहां पर ये एग्जिट करेगा लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, यहां पर ये एग्जिट करेगा लिक्विड की फॉर्म में, एंटर करता है वेपर की फॉर्म में। तो कंडेंसेशन, जो कंडेंसन होता है ये कहां पर होता है? कंडेंसर में होता है। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा डी पार्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कंडेंसर में। चलिए यहां तक एक बार चेक करो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कौन सा भाग आवश्यक नहीं है? ठीक है, विच पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, विच पार्ट, विच पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, विच पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन वेपर एब्जॉर्प्शन, इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, which part is not required in vapor absorption refrigeration system, which part is not required in vapor absorption refrigeration system। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है इन VARS एब्जॉर्बर इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी कहता है जनरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड ऑप्शन बी स्टेट्स दैट कंडेंसर इज नॉट रिक्वायर्ड, and option D compressor is not required। ठीक है, in VARS system which one of the following part is not required। ठीक है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है अगर हम बात करें VARS सिस्टम की? जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि किसकी जरूरत नहीं पड़ती है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे।
वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि अब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो। चलिए, तो अगर वीआरएस की हम बात करेंगे तो भाई इसमें एब्जॉर्बर, जनरेटर और कंडेंसर तीनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ऑप्शन डी की हम बात करेंगे, कंप्रेसर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारा डी पार्ट यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कंप्रेसर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें कंप्रेसर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फॉर दिस क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट? डी कंप्रेसर। डी कंप्रेसर यहां पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी प्रणाली अत्यधिक दक्ष है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, ठीक है, कॉमा, which process is more efficient? Which process is more efficient? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। बी कहता है कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सी कहता है लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम, लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम, और ऑप्शन डी कहता है अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, विच प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट? ठीक है, मोर एफिशिएंट यानी कि सबसे ज्यादा अच्छी होती है, अत्यधिक दक्ष, अत्यधिक दक्ष। बोलो भाई, अरे बोलो, कहां सो जाते हो बीच बीच में? ठीक है, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल सही, ठीक है। तो बच्चे अगर हम बात करें कि कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा अच्छी हमारी होती है, तो ये होती है हमारी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्रणाली, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फॉर दिस क्वेश्चन भी हमारा जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा जो होता है ये सबसे अच्छा सिस्टम हमारा माना जाता है, ठीक है। तो बी पार्ट यहां पर बिल्कुल सही होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद एक और है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर होगा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से कौन सी प्रणाली शोर रहित है? ठीक है, विच प्रोसेस इज नॉइज लेस? विच प्रोसेस, विच प्रोसेस इज नॉइज, बोल सकते हैं आवाज के लिए साउंड बोल सकते हैं, ठीक है। और रहित यानी कि लेस कहता है एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कहता है कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कहता है ए एंड बी बोथ, और कहता है नन ऑफ द अबव।
नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी प्रणाली, ठीक है, कौन सा सिस्टम नॉइजलेस है? और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन सी प्रणाली इनमें से क्या होगी, नॉइज लेस होगी। चलिए, तो बच्चे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो कंप्रेशन होता है, ठीक है, जो कंप्रेसर लगा होता है ये बहुत ज्यादा आवाज करता है, ठीक है। कंप्रेसर जो लगा होता है, ये कंप्रेसर बहुत भयंकर आवाज करता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ए होता है, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें कंप्रेसर नहीं होता है, तो ये नॉइज लेस ऑपरेशन हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपका और बचा है। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन प्रणाली में पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इन VARS सिस्टम पानी इज यूज्ड एज, इन पानी इज यूज्ड एज। चलिए, यही बचेगा एक दिन, सब मिक्स हो जाएगा। इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाटर इज यूज्ड एज, ठीक है, एज ए कूलेंट, ठीक है, प्रेशर फैक्टर, रेफ्रिजरेंट, ऑप्शन डी कहता है एब्जॉर्बर। चलिए बोलो भाई जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस क्वेश्चन के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी हो जाती है कहानी समाप्त। फिर इसमें दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें हम पढ़कर चैप्टर नंबर 3 आपका पूरा फिनिश कर देंगे। फिर हम बढ़ेंगे कल से चैप्टर नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया बेसिकली, यहाँ पर देखिए दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और बच्चा पेपर में जाकर बिल्कुल कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो एक हमने बात की थी बच्चे अमोनिया एंड वाटर पेयर की, एक हमने अमोनिया और वाटर पेयर की बात की थी, ठीक है। और इसमें अमोनिया और वाटर पेयर को ही मानकर आंसर किया गया है, ठीक है। इसमें अमोनिया और वाटर पेयर को ही आंसर मानकर आंसर किया गया है, जिसमें अमोनिया वर्क करता है, ठीक है। अमोनिया वर्क करता है एज ए रेफ्रिजरेंट, अमोनिया वर्क करता है एज ए रेफ्रिजरेंट। और अगर हम वाटर की बात करते हैं तो ये वर्क करता है एज ए एब्जॉर्बर, ठीक है, एज एन एब्जॉर्बर, एज एन एब्जॉर्बर। तो अगर क्वेश्चन की हम सही बात करेंगे, एग्जामिनर ने माना है डी आंसर सही, ठीक है। लेकिन एक लिथियम ब्रोमाइड और पानी का भी तो पेयर है, ठीक है, उस चीज को हम कैसे भूल सकते हैं। एक पेयर हमारा लिथियम ब्रोमाइड और पानी का भी तो है, ठीक है, लेकिन उसने इस चीज को कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ अमोनिया और वाटर का पेयर इस्तेमाल करके सही आंसर जो माना गया है एग्जामिनर द्वारा ये आपका डी होगा, ठीक है। तो यहां तक हो जाते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस की कहानी समाप्त, ठीक है। एक बार जल्दी से देखो इतना, और फिर दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बचे आपके थ्योरी के, उन्हें पूरा करके इस चैप्टर की कहानी को फिनिश कर लेते हैं। चलिए यहां तक आ जाओ एक बार सभी लोग, यहां तक एक बार सभी लोग आ जाओ। चलिए यहां तक मुझे बताओ किसी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन है।
यहां तक एक बार मुझे बताओ, किसी पॉइंट में अगर कंफ्यूजन है। वेरी गुड। चलिए, अब दो बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, सीधा सीधा आपको दो तीन चीजें याद रखनी है और ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। चलिए, पहला इसमें आपका है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन और दूसरा इसमें है आइस रेफ्रिजरेशन। ठीक है, दो चीजें इसमें आपकी छोटी सी बची हुई है। एक इसमें है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन एंड द सेकंड वन इज द आइस रेफ्रिजरेशन। One is the Electrolux refrigeration and second one is the ice refrigeration. In Hindi it is called as the बर्फ प्रशीतन। चलिए, ये आपका है आइस रेफ्रिजरेशन। इनके बारे में अगर आप कुछ भी जानते हो तो पहले मुझे बताओ, फिर इन्हें करते हैं डिस्कस और इस चैप्टर की कर लेते हैं कहानी समाप्त। ठीक है, ये आपका होता है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन। चलिए, एक बार मुझे बताइएगा यहां तक अगर आप कुछ भी जानते हो। वेरी गुड। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन एंड आइस रेफ्रिजरेशन। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल बच्चे, ये देखिए, मेरा सभी लोगों को एक सुझाव है। ठीक है, अपने सिलेबस को इस तरह से लेकर आपको चलना है कि एक दिन में एक क्लास टेक्निकल की या मैक्सिमम दो। इससे ज्यादा क्लास अगर करोगे ना तो चीजें ना ही आपको याद आएंगी, ठीक है, सही से दिमाग में वो सेट नहीं हो पाएंगी। तो सभी बच्चे को यही करना है। ऐसा मत करना कि एक दिन में बैठकर भाई मुझे तो आरएसी कवर करनी है, ठीक है, तो बैठ गए और एक दिन में चार चार क्लास कवर कर रहे हो, तो उससे भैया कुछ याद नहीं होगा, ना ही समझ में आएगा। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो चीजें आपके दिमाग में एंटर कर जाएं, ठीक है, कुछ टाइम तक आपको पता रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उससे कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको डेली या तो एक क्लास करो या मैक्सिमम दो। ठीक है, इससे ज्यादा क्लास नहीं करना है। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ज्यादा क्लास करोगे तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है। ठीक है, तो ठीक ठाक कॉन्सेप्ट हैं, आपके दिमाग में सही से सेट नहीं हो पाएंगे। चलिए, तो बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन की। ठीक है, तो बच्चे हमने अभी तक क्या देखा। ठीक है, हमारे पास था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो वीसीआरएस में हमारे पास जो कंप्रेसर था, ठीक है, कंप्रेसर बिजली भी ज्यादा लेता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी ज्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है, यह कंप्रेसर आवाज बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है। फिर हम लेकर आए VARS वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कंप्रेसर को हटा दिया। ठीक है, और VARS में कंप्रेसर को हटाकर हमने यहां पर जनरेटर लगाया। ठीक है, हमने यहां पर एब्जॉर्बर लगाया और साथ ही साथ हमने एक पंप लगा दिया। ठीक है,
तो ये जो वर्क करता है लो ग्रेड एनर्जी पर वर्क करता है, जनरेटर में हम हीट सप्लाई करते हैं और सारी प्रोसेस हमारी चल रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें भी पंप होता है, पंप इलेक्ट्रिसिटी लेगा, पंप बिजली से ही चलेगा लेकिन कम लेगा। पंप जो होता है कंप्रेसर से कम बिजली लेगा, कम लाइट लेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा, ठीक है। लेकिन लाइट लेगा ना, लाइट नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा ना, बिल्कुल होगा, और थोड़ी बहुत आवाज भी होगी। ऐसा नहीं है कि पंप में बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। अगर आपने पंप कोई चलता देखा होगा, आपके खेत में होगा या घर में भी सिंपल वाटर पंप लगा होगा, ठीक है, तो जब वो चलता है तो आवाज उसमें भी होती है, कंप्रेसर में ज्यादा होगी, उसमें कम होती है, ठीक है। तो साउंड को बिल्कुल ही खत्म करने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड ना रहे, इन दोनों चीजों को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम पंप का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि यहां पर पंप का भी इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। पंप का इस्तेमाल भी हम नहीं करते हैं, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं नो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, नो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, नो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, नो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, या हम बोल सकते हैं नो साउंड पॉल्यूशन, नो साउंड पॉल्यूशन, नो साउंड पॉल्यूशन, ठीक है। ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या करें कि ये हमारा बिना पंप के भी चल जाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 3 फ्लूइड सिस्टम लेकर चलते हैं। इससे पहले जब हमने वीआरएस देखा, देखिए हमने सबसे पहले वीसीआरएस देखा, वीसीआरएस में हमने सिंगल रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करा, ठीक है। फिर हमने वीएआरएस का यूज किया, ठीक है। वीएआरएस में हमारे पास 2 पेयर थे, एक रेफ्रिजरेंट और एक एब्जॉर्बर, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलक्स। अब इलेक्ट्रोलक्स में हम 3 फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है, तो इसे बोला जाता है 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या है, द मेन एम ऑफ यूजिंग अबव सिस्टम इज टू क्रिएट नॉइजलेस ऑपरेशन, नॉइजलेस ऑपरेशन, दैट इज नो यूज ऑफ पंप, ठीक है। उपरोक्त प्रणाली का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य शोर रहित संचालन यानी कि पंप का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। यहां पर हम पंप का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर इस सिस्टम की हम बात करेंगे तो यहां पर इसे बोला जाता है 3 फ्लूइड सिस्टम, ठीक है। इसे बोला जाएगा 3 फ्लूइड सिस्टम, यानी कि यहां पर 3 फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। एक आपका अमोनिया तो होगा ही होगा, एक आपका पानी तो होगा ही होगा, साथ में एक्स्ट्रा जो हम यूज करते हैं यहां पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। इसे बोला जाता है 3 फ्लूइड सिस्टम, और इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी बिल्कुल किया जाता है। इसे बोला जाता है 3 फ्लूइड सिस्टम, और इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। इट इज ए 3 फ्लूइड सिस्टम दैट इज अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। यह एक 3 द्रव प्रणाली है, अर्थात अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज ए 3 फ्लूइड सिस्टम, इट मीन्स दैट इन इट 3 फ्लूइड्स आर यूज्ड, वन इज अमोनिया, सेकंड इज वाटर एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर 3 फ्लूइड सिस्टम बेसिकली यूज किए जाते हैं। चलिए, अब बात आती है कि इनमें से कौन क्या काम करता है। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे अमोनिया की, इसमें अमोनिया वर्क करता है एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है। वाटर वर्क करता है इसमें एज एन एब्जॉर्बर, ठीक है, जो कि सेम पहले भी चल रहा था। यहां पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन वर्क करता है यहां पर टू क्रिएट लो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया वेपर, ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया वाष्पों को कम आंशिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया वेपर क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजन का। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को यहां से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बाद बच्चे हमारा एक होता है छोटा सा आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। आइस यानी कि बर्फ और रेफ्रिजरेशन यानी कि प्रशीतन, ठीक है। बर्फ प्रशीतन प्रणाली, इसे हम बोलते हैं बर्फ प्रशीतन प्रणाली। आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी कि बर्फ
प्रशीतन प्रणाली। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है समझना। तो देखिए इसमें ऊपर क्या होता है, एक ट्रे होगा, ठीक है, या एक सिंपल आइस बॉक्स होता है अगर इसके ऊपर की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें ऊपर क्या है, एक ट्रे है, ट्रे बोल सकते हैं या टैंक इसे हम बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या रखते हैं, आइस यानी कि बर्फ के टुकड़ों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लो थोड़ा सा, देखिएगा बच्चे होता क्या है, आपको गर्म हवा और ठंडी हवा का तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना। ठीक है, पहले थोड़ा सा गर्म हवा और ठंडी हवा का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा गर्म हवा और ठंडी हवा का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। शायद ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। चलिए तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है हॉट एयर का और कोल्ड एयर का, देखिएगा ध्यान से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, हॉट एयर यानी कि गर्म हवा और कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा। चलिए तो बच्चे देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा गैसेस के लिए। ठीक है, बचपन में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, क्लास 9 से ही आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है, P इज इक्वल टू रो आर टी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ये फॉर्मूला ना पढ़ा हो। ठीक है, गैसेस के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। यह फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं यह है गैसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, अच्छा मैं सिंपल अगर आपसे कहूं, इस चीज को रिलेट करेंगे थोड़ा सा भी, देखिएगा पहले फॉर्मूला एक बार समझ लो। एक आसान सा फॉर्मूला हमारे पास होता है गैसेस के लिए, P इज इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले की हम बात करेंगे तो P यहां पर होता है प्रेशर, P यहां पर होता है प्रेशर यानी कि दाब। ठीक है, रो यहां पर होता है डेंसिटी, रो यहां पर होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व। ठीक है, आर यहां पर होता है गैस कांस्टेंट, आर यहां पर होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि गैस स्थिरांक। और टी यहां पर होता है टेम्परेचर यानी कि तापमान। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। तो इस फॉर्मूले से मुझे क्या पता चलता है, ठीक है, अगर मैं किसी गैस का तापमान यानी कि टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो नीचे वाली चीज बढ़ेगी, तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं, डेंसिटी रो इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसे दिमाग में रखना है। ठीक है, कि हमारे पास एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो आर टी। इस फॉर्मूले में P होता है प्रेशर, रो होती है डेंसिटी यानी कि घनत्व, R होता है गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। ठीक है, यहां से हमें मिला रो इज इक्वल टू P अपॉन आर टी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और टेम्परेचर को अगर घटाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये हमें पता चल गया। बच्चे आपने देखा भी होगा, ठीक है, गर्मियों के टाइम में, गर्मियों के टाइम में आप कमरे में घुसे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं है क्या। गर्मियों के टाइम में आप कमरे में घुसे, ठीक है, और आपने फैन चलाया। ठीक है, ये कमरा था, ये कमरा था, ठीक है, और इसमें एक गेट लगा था। ठीक है, इस गेट से आप घुसे और ऊपर की तरफ यहां लगा था फैन। ठीक है, तो आप कमरे में एंटर हुए और आपने फैन चलाया, फैन चालू हो गया, फैन घूमने लगा। तो स्टार्टिंग में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये हमेशा गर्म हवा फेंकता है।
आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब ये पंखा चलेगा, जब ये पंखा घूमेगा, तो स्टार्टिंग में इससे जो हवा निकल कर आती है वो आपको बहुत ज्यादा गर्म लगती है, वो आपको बहुत ज्यादा गर्म लगती है। ठीक है, होता क्या है कि जो गर्म हवा है, ठीक है, जो गर्म हवा रहेगी वो कहां पर चली जाती है, उसकी डेंसिटी कम रहती है। ठीक है, जो गर्म हवा होगी उसकी डेंसिटी कम होगी और यह बयान्सी फोर्स से, ठीक है, बयान फोर्स से ऊपर की तरफ चली जाती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ रहेगी। ठीक है, तो पंखा जब चलेगा ऊपर से गर्म हवा फेंकेगा और नीचे की तरफ गर्म हवा भी फेंकेगा। ठीक है, चलिए, तो होता क्या है कि जब भी कोई चीज गर्म होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है, और जो ठंडी होती है जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी वो नीचे की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसी तरह से जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करते समय भी क्या होगा, ठीक है, आपने नीचे से पानी गर्म करना शुरू किया, ठीक है, तो इसके कांटेक्ट में जो पानी होगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो ये ऊपर की तरफ चलेगा, ये ऊपर की तरफ चलेगा और ऊपर से ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन होता रहता है। जब भी कोई चीज गर्म होगी यह ऊपर चली जाती है, ठीक है, और जो ठंडी होती है वो नीचे रहती है। ठीक है, इसी वजह से जो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं आपने देखा भी होगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ लगे रहते हैं क्योंकि गर्म हवा ऊपर होगी और ये ऊपर से गर्म हवा को बाहर कर देंगे। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन भी जो आपने लगे देखे होंगे, एग्जॉस्ट फैन जो लगे रहते हैं ये भी ऊपर लगे रहते हैं क्योंकि गर्म चीज जो होगी, गर्म हवा जो होगी, ठीक है, यह वजन में हल्की होगी और हल्की होने के कारण ऊपर चली जाती है। ठीक है, और जो चीज भारी होगी, जो हवा भारी होती है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, दो बच्चे हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, तो इन रेफ्रिजरेटर में भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चलता है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चलता है, रेफ्रिजरेटर में भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चलता है। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट एयर सर्कुलेशन का बिल्कुल एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो बच्चे आइस रेफ्रिजरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऊपर इस तरह से एक ट्रे होता है, एक टैंक होता है और इसमें हम क्या भर देते हैं, इसमें हम बर्फ के टुकड़े भरकर रखते हैं। ठीक है, इसमें आइस पीसीस हम रखते हैं। ठीक है, अब आइस पीसीस के कांटेक्ट में, यानी कि इसके कांटेक्ट में जो हवा आएगी वो हवा ठंडी हो जाएगी और ठंडी हवा हो जाती है भारी। ठीक है, इसके कांटेक्ट में जो हवा आएगी वो हवा ठंडी हवा होगी। ठीक है, यहां पर दिखाया भी गया है कोल्ड एयर फ्लो। ठीक है, यानी कि ठंडी हवा का फ्लो, ठंडी हवा का फ्लो या बहाव। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या है, वार्म एयर। ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, ठंडी हवा। जो डबल एरो दिखा रहा है, जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, और जो गर्म हवा है ये हवा ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये क्या है, गर्म हवा का बहाव, गर्म हवा का बहाव। तो ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आएगी और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगी और इस तरह से इसमें पूरे सिस्टम में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ऊपर इसमें क्या होता है, एक ट्रे होगा, एक टैंक होगा जिसमें आइस के पीसेस रखे होते हैं। ठीक है, अब इसके कांटेक्ट में जो हवा आएगी वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हवा वजन में भारी होगी। ठीक है, ठंडी हवा वजन में भारी होगी, ठंडी हवा वजन में भारी होगी, यानी कि इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा ये ज्यादा होगा। ठंडी हवा जो होगी ये वजन में भारी होगी, यानी कि इसका जो वेट होगा ये ज्यादा होगा और भारी होने के कारण ये नीचे की तरफ आएगी और नीचे की हवा जो होगी ये गर्म होगी और ये ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम होता है आइस रेफ्रिजरेशन में। सबसे ऊपर ट्रे और टैंक होगा जिसमें बर्फ के पीसेस रखे जाते हैं और इसके नीचे होता है इसमें फूड स्टोरेज एरिया। ठीक है, इसके नीचे क्या रहता है, इसमें फूड स्टोरेज एरिया। ठीक है, तो इसके कांटेक्ट में हवा आती है, ठंडी होती है, नीचे जाएगी, नीचे से गर्म हवा ऊपर आएगी, फिर गर्म हवा ऊपर आकर फिर से ठंडी होगी, फिर नीचे, इस तरह से पूरे इसमें ये हवा का सर्कुलेशन चलता रहेगा और यहाँ पर तापमान को हम सही कंट्रोल करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा। ट्रे और टैंक एट द टॉप फॉर होल्डिंग ब्लॉक ऑफ आइस पीसेस। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ एक ट्रे होता है, एक टैंक होता है जिसमें बर्फ के टुकड़ों को रखा जाता है। ठीक है, बर्फ के टुकड़े के ब्लॉक रखने के लिए शीर्ष पर ट्रे या टैंक इसमें होता है। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ आइस रेफ्रिजरेशन इज दैट द इंटीरियर ऑफ द कैबिनेट इज मेंटेन्ड एट फेयरली हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड देयरफॉर द फूड स्टोर्ड इज नॉट ड्राइड आउट। ठीक है, तो इसका फायदा ये होता है क्योंकि यहाँ पर कूलिंग हम आइस से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी
और खाना यहाँ पर सूखा नहीं होगा, ठीक है। फूड को अगर हम ह्यूमिडिफाइड करके रखेंगे तो उसे लंबे समय के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। बर्फ प्रशीतन का लाभ यह है कि कैबिनेट के इंटीरियर को काफी उच्च सापेक्षिक आर्द्रता पर बनाए रखा जाता है और इसलिए संग्रहित भोजन सूखा नहीं होता है, ठीक है, या सूखा नहीं जाता है या सूखता नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं, सूखता नहीं है। तो बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट हमने देखे, एक देखा हमने आइस रेफ्रिजरेशन का और एक हमने देखा इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन का, ठीक है। तो इन दोनों रेफ्रिजरेशन सिस्टम के साथ ही आपका ये टॉपिक हो जाता है मेरी तरफ से कंप्लीट और इसमें आप अब बचेगा सिर्फ आपका काम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारी वीडियो जो है आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में वो आपको कवर करनी है एक एक दो दो बार, फिर आपको इसके डिटेल में नोट्स पढ़ने हैं और नोट्स पढ़ने के बाद फिर आपको लगाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तब जाकर ये चैप्टर आपका कहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए, तो मेरी तरफ से हो जाता है ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट। एक बार मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है। नोट्स आपके जो सेकंड चैप्टर एक बच्चे ने भी बताया कि उसके अपलोडेड नहीं है, तो उसके भी अपलोड मैं करा देता हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के भी नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही नोट्स एक साथ में भेज देता हूं। तो बेसिक रेफ्रिजरेशन, सबसे पहले हमने वीसीआरएस के बारे में डिटेल में जाना, ठीक है, वीसीआरएस क्या होता है, हर एक पॉइंट को बड़े अच्छे से हमने समझा है, ठीक है। कंप्रेसर क्या होता है, क्या करता है, ठीक है। इवेपोरेटर के बारे में हमने जाना, थ्रोटलिंग डिवाइस प्रोसेस, हर एक चीज के बारे में हमने डिटेल में समझा है। कंडेंसर क्या होता है, थ्रोटलिंग क्या होती है, थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन फिर हमने इन पर देखे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हमने इवेपोरेटर, ठीक है, प्रोसेस सारी जो हैं इनके बारे में समझा। वीसीआरएस के बारे में हमने जाना, वीसीआरएस का हर एक पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वीसीआरएस के बाद फिर आपका वीएआरएस के बारे में हमने बिल्कुल समझा, ठीक है, ये आपका वीआरएस हो गया पूरा। और लास्ट में आपका इलेक्ट्रोलक्स एंड आइस रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो इस तरह से मेरी तरफ से हो जाता है ये चैप्टर कंप्लीट। अब इसमें काम बचेगा आप लोगों का, आपको इसमें थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, तो फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही और मिलेंगे अगली क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ जो होगा आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है बच्चे। फिर यहीं तक रखते हैं आज के लिए।